कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत आपका भी विजय जी इस खास चर्चा में। तो मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं और चर्चा को थोड़ा विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, सबसे पहली बात तो ये जो नोटों का पहाड़ मिल रहा है, तो ये नोटों का पहाड़ आप देख लें कि कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए और ध्यान बटाने के लिए संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। क्योंकि आप चैन समझिए, झारखंड की सरकार, उसमें मंत्री, उनके सचिव, सचिव के नौकर और फिर और भी दूसरी जगह पर भी ये नोटों का पहाड़ बरामद हो रहा है। लाल जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है और इस सवाल के साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, वो उसी भ्रष्टाचार के आरोप में अभी जेल में हैं। और ये सारी कार्रवाई जो अभी झारखंड में अभी चल भी रही है, आज जो आप अपनी खबर में बता रहे थे कि ईडी ने आज की कार्रवाई में ये जो आपने गाड़ी दिखाई होगी और उसके बाद जो वो 1.5 करोड़ का वो कैश मिला था उनके पीए के घर से, जो आलमगीर आलम है उनके पीए के घर से, वो आज की घटना है। कल के तो ये नोटों का पहाड़ का आपने देखा ही होगा जिसमें अरेस्टिंग भी हुई है। अब सवाल ये है कि ये जो मिलीजुली सरकारें होती हैं अपने अपने जगह राज्यों में, महागठबंधन जिसका नाम दिया जाता है, अब उसमें अभी चंपे सोरेन सीएम है और जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस के जो मिनिस्टर हैं कोटे से आलमगीर आलम, वो बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस के। अभी राहुल गांधी झारखंड में है, चुनाव प्रचार में है, तो हो सकता है आलमगीर आलम उनके साथ भी होंगे। ये अलग बात है कि राहुल गांधी इस पे कुछ भी नहीं बोलेंगे कि इनके पीए के नौकर के घर से 40 करोड़ रुपया कैसे मिलता है, वो एक्सरे वहां शायद उनके लिए नहीं होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री मोदी या एनडीए की सरकार अगर 400 पार के नारा देती है सरकार, तो कम से कम उसके अपने कॉन्फिडेंस से कि वो परफॉर्मेंस और उसके जो मजबूत फैसले हैं उसका एक रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में वो ले जाते हैं जी। और उसके दम पे वो कहते हैं कि एक मजबूत सरकार के लिए आपने हमें बहुत कुछ करना है, जो पीएम मोदी बार बार कहते हैं अपने जनसभाओं में। अभी तो आपने ट्रेलर देखा था। बिल्कुल। लेकिन इसका नैरेटिव जो है, वो नैरेटिव इनके सारे अपने एजेंडे और इनके अपने अभी तक के जितने मैनिफेस्टो हैं अलग अलग पार्टियों के, सारे मैनिफेस्टो गॉन हो गए और उन्होंने एक नैरेटिव देना शुरू किया कि ये 400 पार इसलिए चाहिए कि आरक्षण खत्म हो जाएंगे, ये 400 पार इनको इसलिए चाहिए संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। तो अब पीएम मोदी ने उसका जवाब देना शुरू किया है और वो जवाब जब उन्होंने दिया है, शुरू किया है, तब शायद अब ये बचते दिखते हैं जो लालू यादव आज कह रहे हैं। जो अब मुस्लिम आरक्षण की बात निकली तो सबसे पहले पीएम ने इसको शुरू किया था कर्नाटक का वो जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उस रिपोर्ट से कि आपने एक स्टेट में कैसे सारे के सारे मुस्लिम कास्ट जो था उसको आपने ओबीसी कोटे में डाल दिया। तो ये आपने एक तरह से आरक्षण की चोरी की थी जो ओबीसी कोटे से लिया था। ठीक है, और इसीलिए ये बात कांग्रेस पार्टी क्या अपने ही बैकफुट पे आती दिख रही है जब वो आरक्षण की बात करते हुए सामने में आती है या संविधान बदलने की बात करती है। इस पर बिल्कुल मैं आऊंगा, इसलिए भी आऊंगा क्योंकि इसी तरह का बड़ा खेला जो है ना पश्चिम बंगाल में भी ओबीसी लिस्ट में हुआ है, जिस पर कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वहां भी सवाल उठाया था। लेकिन इस समय मैं विजय कौशिक जी के पास चलता हूं। विजय कौशिक जी, भाई ऐसा नोटों का पहाड़, इसके पहले धीरज साहू जी के यहाँ भी 350 करोड़ से भी ज्यादा नोट मिला था। मुझे तो लगता है सबसे पहले ये नोट ही बांट देना चाहिए। जो बांटने की बात राहुल जी कर रहे हैं संसाधनों के बंटवारे की, तो सबसे पहले बात तो होनी चाहिए इन नोटों के बंटवारे की। कैसे इस तरह से जब बीच चुनाव इस तरह की चीजें निकलती हैं और चुनाव से पहले भी, कांग्रेस पार्टी कैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और बाकी मुद्दों पर अपने लोगों के बीच और जनता के बीच जा रही है, विजय कौशिक जी, और क्या जवाब देगी जब इस तरह के नोटों का पहाड़ निकलता रहता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नोटों का पहाड़ निकलने पर अगर कार्रवाई जो बनती है वो नहीं होती तो उसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेवार है, मोदी जी जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि मोदी जी पर खुद आरोप है कि उन्होंने किस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए एक्सटॉर्शन करके, यानी कि पहले सीबीआई की रेड पड़वाई पूंजीपतियों पर, फिर उनसे चंदा ले लिया,
किस तरह से एक कंपनी के 286 करोड़ आज बहुत दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र सुना। मैं विजय जी फार्मूला निकाल। हाँ सुनिए ना, मैं एक बड़ी सीधी सी बात, हाँ बोलिए। इससे पहले झारखंड में एक राज्यसभा सांसद के यहाँ पर छापा पड़ा, 100 करोड़ रुपए सरकार ने बरामद दिखाए। इससे पहले कन्नौज में मित्र व्यापारी। तो सरकार ये बताए कि इतने साल में उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। ये नोटों की गड्डियां जो निकल रही हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आती तो हम लोग पता लगा लेते ये आया कहां से, लेकिन ये तो बिल्कुल कैश वाला मामला था। मैं वही कैश वाली बात कर रहा हूँ। हाँ, सरकार दिखाती है छापा मारा, पैसा बरामद हुआ, बाद में पता चला वो पैसा वाइट घोषित हो गया और वापस देना पड़ा सरकार को। तो सरकार उन सच्चाइयों को क्यों नहीं बताती? या सरकार ने सेटिंग कर ली, सेटिंग करके उस मामले को ढीला छोड़ दिया गया। हम तो कहते हैं मोदी जी, जिस तरह आपने काला धन खत्म करने के नाम पर नोटबंदी की थी और दावा किया था कि अब देश में काला धन समाप्त हो गया, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि धन आ कहां से रहा है? आपके हरियाणा के सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि वो फरीदाबाद के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं, पता नहीं कहां गायब हो जाता है, फरीदाबाद में लगता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि जब नीचे भी आपकी सरकार, ऊपर भी आपकी सरकार और लाखों करोड़ के गोलमाल हो रहे हैं, ठीक है, उन परिस्थितियों में आप छापेमारी विरोधी राज्यों में करते हैं और बाद में, अच्छा आपका कहना है सेलेक्टिव छापेमारी करते हैं। ठीक है धनंजय जी, छापेमारी है प्लस में जब वो लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं। ठीक, पहले इन दोनों सवालों पर धनंजय जी से जवाब ले लेता हूं। धनंजय जी, क्या सेलेक्टिव छापेमारी करते हैं? और ये भी कि जब कोई जो है आपके साथ आने को तैयार हो जाता है तो क्या उसको किसी तरह से, जिसे एमनेस्टी कहते हैं, एमनेस्टी दे देते हैं क्या? लालचंद जी, कांग्रेस कथित तौर पे आजकल मंडल कमीशन के करीब जाने की कोशिश कर रही है, कथित तौर पे, लेकिन उनके नेता मंडल को नहीं समझ रहे हैं, हाँ कमीशन को बराबते समझ रहे हैं। और वो कमीशन का कटमनी कमीशन और इस तरह के चीजों का जमावड़ा, आप देखिए उनके मंत्री के संतरी के नौकर के यहाँ जब इतना माल मिल रहा है, आलमगीर आलम के भ्रष्टाचार का आलम देखिए कि जो लाल है उनका नौकर भी लाल है। लाल कितने ऐसे लाल पीले पाले गए हैं। राहुल गांधी को जो स्कैनर लगाना था, जहां से निकाल के बांटना था, और उनको हो भी क्यों ना, 5 पीढ़ियों से यही काम चल रहा है कांग्रेस में। जीप घोटाला से लेकर के तमाम बोफोर्स घोटाला से लेकर के घोटालों की घटाटोप अंधेरे में कांग्रेस के घेरे में देश करा रहा था। और जब खुद के परिवार पर आया, पर कांग्रेस में संकट आया, तो वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। भाई जब आपने इमरजेंसी लगाई थी तो संविधान खतरे में नहीं था। तो अब 70 साल से इस देश में जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण नहीं मिला तो संविधान खतरे में नहीं था। आपने 80 संशोधन कर दिए तो संविधान खतरे में नहीं था। इमरजेंसी लगा करके आपने संविधान के प्रियम्बल में भी सेकुलर शब्द जोड़ दिया तो भी संविधान खतरे में नहीं था। आपको इस देश के न मोची से मतलब है, न महार से मतलब है, न चमार से मतलब है, आपको अपने परिवार से मतलब है। और परिवार के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप ही के समय में आई थी। आपने जिस तरह से इस देश के मुसलमानों के मन में भी भय बैठा करके जिस तरह से राजनीति को जिस स्तर पर ले गए हैं, आने वाले समय में कांग्रेस का रहा न कोई रोवन हमारा स्थिति हो जाएगी। और उसी का नतीजा कि 5 पीढ़ियों से अमेठी जो राहुल गांधी का खानदानी सीट थी, वहां से राहुल गांधी हारने के बाद भागते नजर आ रहे हैं। और वायनाड भी गए, वायनाड में भी एनी राजा ने उनका बाजा बजा दिया। अब नतीजा ये है कि रायबरेली में आ गए। माता जी ने बहुत मुलेठी चुसाई, विजय जी आ रहा हूं आपका जवाब के लिए, हाँ, लेकिन वो अमेठी जाने के लिए नहीं तैयार है। इस तरह के देश के विखंडन के लिए तमाम तरह की चीज। और जो आपने ममता बनर्जी के बारे में कहा, कट बनी का वहां कल्चर है पूरी तरह से। दूसरा, उन्होंने 100 से ऊपर जातियों को ओबीसी में लाया, उसमें अकेले 96 मुसलमानों को ले आया। जब एनसीपीसी ने पूछा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने, तो कहा कि पहले ही लोग ओबीसी थे, अब धर्म बदल लिया। पहले धर्म बदल लिया तब कैसे उनको ओबीसी बना दिया? तो कांग्रेस पिछले दरवाजे से पिछड़ों का हक कर्नाटका में दे रही है, एससी एसटी के हक कोई हकमारी कर रही है आंध्रा में, और कहती है कि संविधान खतरे में। तुम खतरे में हो, तुम्हारा परिवार के पाप खतरे में है। और कांग्रेस के नेता क्यों नहीं करे ऐसा काम? जब खुद माँ बेटा 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के केस को, बिल्डिंग को 50 लाख रुपए में हड़पने के आरोपी हैं, और दोनों माँ बेटा बेल पर चल रहे हैं, तो बाकी क्यों नहीं? जैसा टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति करेगा वैसा ही करेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ दूसरी बात है, भारत की राजनीति में आदरणीय नरेंद्र मोदी के पूरे पॉलिटिकल करियर को आप उठा के देखें, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक, लौटता हूं इतना लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। ठीक है, और एक दाग नहीं,
ठीक, आप सभी के पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले जरा दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि 400 सीटें किस लिए चाहिए, प्रधानमंत्री को पहले सुन लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विस्तार से ये बात कही है कि 400 सीटें किस लिए चाहिए, ये हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी देर में। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल विस्तार से बात की है कि 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की जो कई साजिश है उसको रोक सकें। चार 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी घोषित न कर दे और ओबीसी का जो कोटा है उसमें डाका न डाले। इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि क्यों चाहिए 400 सीटें और 400 पार का नारा क्यों दिया है। चर्चा में जुड़ रहे हैं फिर से एक बार हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी हैं, साथ में धनंजय गिरी जी और विजय जी भी हैं। मैं पहले विनोद जी के पास आता हूं। विनोद जी, प्रधानमंत्री अब बिल्कुल चुन चुन करके गिना रहे हैं कि 400 पार क्यों चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की बातों को लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बातों से मजबूती दे दी, साफ साफ बोल करके। देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि विजय जी इस बात को बेहतर बनाएंगे कि राहुल गांधी ने जो अपने मैनिफेस्टो को जो 5 न्याय 25 गारंटी की बात कह के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो बात वो कहते रहे, उसी का एक तरह से वो संकलन था। और उसको लेके जब इतने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, सब कुछ किए, लेकिन उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने के बजाय वो सीधे संविधान खतरे पे आ गए। और वो संविधान खतरे का नैरेटिव जो उनको लगा वो उनके 5.5 न्याय 25 गारंटी पे लगा कि ये इससे ज्यादा भारी है। अब सवाल ये है कि जब पीएम मोदी ने उनके मैनिफेस्टो से जवाब देना शुरू किया कि भाई आप जो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हो, उसके बाद जब आप करते हो रिजर्वेशन की बात करते हो, आप जब उसमें इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हो, आप उसमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, तो इसका जवाब तो देश को चाहिए कि ये आप जिसने बात को क्लियर नहीं हो आपने किया है, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरह से लोगों के बीच क्लियर किया। अब वो क्लियर किया जब आप राहुल गांधी के जो आप अभी बाइट सुना रहे थे, अब तक कांग्रेस पार्टी इसको एक तरह से पीएम की इस बात को डिफेंड करते हुए दिख रही थी कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा कि हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। आज कम से कम ये बाइट राहुल गांधी का आपने सुनाया है तो लोग ये देखे कि राहुल गांधी किस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि हम जो एक्सरे कराएंगे इकोनॉमिक सर्वे, वो एक्सरे होगा किसके पास कितना धन है,
किसके पास किसने कितनी संपत्ति बना रखी है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कब ये हमारे माताओं बहनों के गहनों का छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो उसका एक विस्तार दिया पब्लिक में और उसका रिस्पांस मिला, तो वो सारी चीजें कहना भूल गए थे। तो ये आप मुद्दे से जो भाग रहे हैं, वो मुद्दे से इसलिए भाग रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विकसित भारत संकल्प को लेके इस अभियान की चुनाव रथ से अपनी अभियान को शुरुआत किया था, आपने उसके काउंटर में कोई बड़ा मुद्दा लाने के लिए आज ठीक सुबह सुबह लालू यादव अगर ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि वो जिस पॉलिटिक्स को कर रहे हैं वो एक तरह से इंडिया गठबंधन को आज एक्सपोज किया, बिल्कुल एक्सपोज किया है। और विजय जी जरा बताइएगा कि लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही है, क्या इससे कांग्रेस सहमत है? और कांग्रेस अगर सहमत है तो क्या कांग्रेस के मन की बात लालू जी ने कह दी है क्या? देखिए, पहली बात, राहुल गांधी अपने लालू यादव जी का मैं बयान सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, थोड़ा सा, मगर उस थोड़े से की कोई बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ देश में मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। भाई मोदी जी, आप ये चाहते हैं कि इस देश के मुसलमानों को मार कर काट कर फेंक दिया जाए या उन्हें इस देश पे भगा दिया जाए, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए खतरा बन चुके हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। मार कर काट कर फेंकने वाली बात है, क्या गलत बात है? बात मर्यादा में हो, गलत बात है, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। इतना मत गिरिए, आप कांग्रेसी हैं, गिरे हुए लोग हैं, लेकिन इतना मत गिरिए, इतना मत गिरिए। मर्यादा के साथ अपनी बात रखिए, संविधान में बात कीजिए, मर्यादा के साथ अपनी बातों को मजबूती से रखिए। आप बताइए लालचंद जी, कह रहे मार के काट के फेंक दिया जाए, और ये प्रधानमंत्री के ऊपर कह रहे हैं, क्या तरीका है, क्या बदतमीजी है? अरे आपके पास शब्द नहीं है। एक मिनट धनंजय जी, विजय जी को पहले स्पष्टीकरण दे दीजिए। मैंने प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा। विजय जी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कि आज माननीय मोदी जी को 10 साल के शासन के बाद भी क्या कहना पड़ रहा है कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन जाएंगे, हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बढ़ जाएगी। भाई 55 साल कांग्रेस का राज रहा, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज ऐसा क्या आ गया? आज ये आ गया कि मोदी जी को मालूम है। नहीं, इसमें एक बात विजय जी इसमें एक बात है कि भाई इसी राज्य में तो कांग्रेस ने कर्नाटक में आरक्षण दे दिया सारे के सारे लोगों को शामिल करके। उसी राज्य में तो कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में कोशिश की, महाराष्ट्र में कोशिश की, अपने घोषणा पत्र में कई बार वादा किया। अब आपके पार्टनर लालू जी खुल के कह रहे हैं कि हाँ पूरा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मेरी बात सुनिए। हाँ, तो कोई भी सरकार है वो जनादेश से बनती है और जनादेश की जो अपेक्षाएं होती है उनको पूरा करने के लिए चुनी जाती है। हाँ। भाई अगर पार्टी ने, किसी पार्टी की अपनी सोच है कि वो चाहती है मुस्लिमों को आरक्षण मिल जाए थोड़ा सा, और उसके लिए हिंदू भी एग्री हो कि हाँ भी ठीक है, जो पिछड़े थोड़ा सा क्या मतलब होता है? बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे थे उसको भी याद कीजिए ना। अम्बेडकर जी के ऊपर तो खुद मोदी जी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रखा है कि अम्बेडकर दोबारा से धरती पर भी आ जाए तब भी वो संविधान में परिवर्तन नहीं। तो वो तो उन्होंने इसलिए कहा था कि भाई संविधान में बदलाव नहीं होगा, संविधान को उस तरह से पलटा नहीं जाए। कहा है मोदी जी और भाजपा ने ये कहा है कि कांग्रेस ने इस देश का संविधान पहले ही बदल दिया। ठीक। आप धनंजय जी, भाजपा ये मानती है संविधान बदल दिया गया, इसलिए वो दोबारा से बदलना चाहती है। ठीक है। मोदी जी को ये बात इस पर कई बार हालांकि जवाब आ चुका है। मुझे धनंजय जी से जवाब, धनंजय जी अब तो लालू जी ने खुलकर कह दिया कि हाँ होना चाहिए, मुसलमानों का आरक्षण पूरा होना चाहिए। तो अब तो बिल्कुल आपको और ज्यादा मजबूती मिलेगी कि हमको तो 400 से और ज्यादा चाहिए ताकि बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक हम धार्मिक आधार पर आरक्षण ना होने दें। लालचंद जी देखिए, कांग्रेस और उनके एलाइज इंडी जो गठबंधन है, इन लोगों ने बाबा साहब का ही अपमान नहीं किया, बाबा साहब के संविधान को भी तार तार किया। जब संविधान में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं, बावजूद उसके किए जा रहे हैं। और लालू यादव ने तो खुल के पॉलिटिक्स की है, एमओआई की, उनका पॉलिटिक्स ही पूरी इसी पर केंद्रित रही है। मुसलमान यादव, उन्होंने इसकी बात को हमेशा खुल के कहा, खुले मंचों से कहा, कोई छुपी छुपी बात नहीं है। ये इनके न मुल्क से मतलब है न किसी चीज से मतलब है। इन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए, परिवार के पोषक तत्वों के लिए, चाहे जहां से वोट मिले, इस मुल्क के मुसलमानों को डराकर मिले या के यादवों को एक पैर पे खड़ा करके मिले, इस देश के यादवों के, प्रदेश के यादवों के कंधे छिल गए लालू परिवार की पालकी ढोते ढोते। तो लालू अपने परिवार को एडजस्ट करने में लगे हुए,
अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो देख रही है कि भाई नॉर्मल हरता चपरासी की अगर 12 पास है और जो तेजस्वी जी जो 9वां फेल है, जिनको तजुर्बा और तरबूजा का फर्क नहीं पता है, नौकरी बांट रहे हैं, रोज जेब में जड़ी लेकर जमीर अगर मर जाए तो 2 गज जमीन से काम नहीं चलता है। तो जेब में जड़ी लेकर घूम रहे हैं, नौकरी की जड़ी, जिसको सुंघाया उसका जमीन मकान अपने नाम कराया। ये चल जो रहा है, इस देश की जनता को सजग होने की जरूरत है। और कांग्रेस इसी कारण से, कांग्रेस के कल्चर से जो कांग्रेस को करप्शन निकल के आया, मैं कह रहा हूं सहमतियों के सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने सहमतियों की फसल बोई है, लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। आप हमसे सहमत होइए, हम पर बात करिए, जो कहना है कहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं काट देंगे, मार देंगे। अरे ये सरिया थोड़ी लागू है, और जहाँ सरिया लागू है लोकतंत्र नहीं है। या तो इस देश को आप सरिया के हवाले आप करना चाहते हैं, आपके मंसूबे हैं। पंडित नेहरू ने कहा था कि आई एम कल्चरली मुस्लिम, पंडित मनमोहन सिंह ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला एक मुसलमानों का। आपने मैनिफेस्टो में लिख दिया 2009 में फिर रिपीट भी किया था, 2006 की बात को 2009 में मनमोहन सिंह ने जस्टिफाई भी किया था। आज आपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि उनके खाने पीने तक आप ध्यान रखेंगे, और क्या क्या ध्यान रखेंगे, खाने के बाद क्या क्या ध्यान रखेंगे वो भी बता दीजिए। ठीक है, ये कांग्रेस ये बात बिल्कुल साफ है। देखिए, चाहे भ्रष्टाचार हो, नोटों का पहाड़ हो, संविधान खतरे में हो कि आरक्षण हो, आरक्षण में धार्मिक आधार पर आरक्षण हो, सारी बातें जनता के बीच जा रही हैं। और जब जनता अपना जनादेश 4 जून को सुनाएगी तो सब लोग विनम्रता के साथ इस मैसेज को स्वीकार कीजिएगा कि जनता ने क्या मैसेज दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी जुड़ने के लिए, धनंजय जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम